हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमन क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स से हमारा चल रहा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बैंकिंग। बच्चों, इस चैप्टर से काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया। आज आपका जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा लीक से हटकर और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। दैट मीन्स उनके पास जो पैसा पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में आता है उससे कई टाइम ज्यादा अमाउंट वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एक बात सोचना बच्चों कि अगर कॉमर्शियल बैंक इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, तो सोचो इससे हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। गेस करिए, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है जबकि कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। सोचो क्या होगा कि अगर कॉमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोन डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा तो इससे क्या होगा कि पब्लिक के पास ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं जब किसी भी चीज की सप्लाई जब बढ़ती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो वो चीज मनी में भी अप्लाई होगा। जब मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, मनी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और जब मनी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज करने लग जाएंगे। तो जब भी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है मार्केट में तो इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से मनी की वैल्यू गिर जाती है और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। यानी सिंपल कहिए कि महंगाई बढ़ जाती है, प्राइस लेवल बढ़ने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे आता है हमारा सेंट्रल बैंक। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की। तो यहाँ पर अब सेंट्रल बैंक कुछ ऐसा प्लान करता है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे कि इस क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल किया जा सके। और वही चीज मेरा आज का टॉपिक भी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कि एक्चुअली ये सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कैसे कर सकता है। क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है जब वो देखता है कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्राइस लेवल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक, जो सिस्टम यूज करता है, उन टेक्निक्स को हमने दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी बनती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड कैटेगरी बनती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। समझ बच्चों, फर्स्ट टेक्निक आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मीन्स होता है ऐसा सिस्टम या ऐसा मेथड जिसमें हमारा सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी इस मेथड में, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाकर या घटाकर हम लोग क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एक वो सिस्टम होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग मनी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं करते, बल्कि जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में है उतनी ही रहेगी, बल्कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई के सेक्टर को चेंज कर देते हैं। यानी एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर देना, वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना। हम इस तरह से पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकें। तो देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो मेथड आता है दैट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत देखो बच्चों, मैंने तीन मेथड आपको दिए। पहला आता है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। समझना, क्रेडिट कंट्रोल करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट को चेंज करके। बच्चों, हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पब्लिक को, हमें आपको जब भी लोन की जरूरत पड़ती है तो हम और आप लोग लोन किससे लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक से। और जब कॉमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन किससे लेता है, सेंट्रल बैंक से। तो देखो एक एग्जांपल अच्छा सा, ये हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि लोन देता है कॉमर्शियल बैंक वालों को, और कॉमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लोन का अमाउंट पहुंचता है। तो देखो, सपोज करो कि जो सेंट्रल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक वालों को लोन दे रहा है 10% की रेट से। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक से, 10% की रेट से।
तो अब कॉमर्शियल बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि 2% इसमें अपना मार्जिन लेकर के 2% प्रॉफिट लेकर के वो पब्लिक को लोन दे रहे हैं, मान लीजिए 12% के रेट से। 2% कॉमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% के रेट से वो लोन ले रहा है और 12% के रेट से पब्लिक को लोन दे रहा है। तो देखो, तो जब देखेगा सेंट्रल बैंक कि जो कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्रेडिट प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है अब वो क्या करेगा, सिंपली वो क्या करेगा, वो इस बैंक रेट को बढ़ा देगा, उस बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे मान ली बैंक रेट पहले 10% की थी, मान ली अब उसने कर दिया 15%। तो जैसे ही बैंक रेट 15% हुई तो मजबूरी में कॉमर्शियल बैंक वालों को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। मानी बात, जहां रेट बढ़ा है तो उनको भी रेट बढ़ाना देना पड़ेगा पब्लिक को। तो अब ये भी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कितना कर देते हैं, 17%। 2% प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कर दिया 17%। तो अब पब्लिक को जो लोन मिल रहा है वो 17% से मिल रहा है। तो सोचो इससे क्या होगा कि पब्लिक को जो लोन पहले 12% के रेट से मिल जाता था, अब वही लोन उनको मिल रहा है 17% के रेट से। आपको नहीं लगता इससे पब्लिक के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा आएगा? और जब पब्लिक पर इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा आएगा तो अब पब्लिक जो अनाप शराब कामों के लिए लोन ले रही थी, लग्जरी चीजों के लोन ले रही थी, अब वो लोन लेना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि क्रेडिट क्रिएशन हमारा घट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि अगर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, और बैंक रेट बढ़ने की वजह से जो लैंडिंग रेट है वो भी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। और जब लैंडिंग रेट बढ़ेगी तो अब पब्लिक लोन लेना कम कर देगी और केवल नेसेसरी चीजों की लोन लिया जाएगा, लग्जरी कामों के लोन लेना बंद कर दी जाएगा, और इससे हमारा क्रेडिट कंट्रोल होगा। ठीक है, तो पहला सिस्टम था बैंक रेट। बच्चों बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं OMO। बच्चों ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये नहीं कि ओपन में ऑपरेशन करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्रेडिट कंट्रोल करने के बहुत ही अच्छा प्लान है, ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है जिससे हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है। ये क्या होता है कि जब मेरा सेंट्रल बैंक ये देखता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड बहुत ज्यादा है, और जब उनके पास फंड ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो गेम खेलता है। और वो गेम क्या चलाता है कि वो क्या करता है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगा, वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगा, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि वो एक सर्टेन अमाउंट इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी वो अपने एक सर्टेन अमाउंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, इस बात के लिए उनको बाउंड किया जाएगा। और मानी बात है, अगर सेंट्रल बैंक को डायरेक्शन दे रहा है तो कॉमर्शियल बैंक उसको मानने के लिए बाउंड होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगा और कॉमर्शियल बैंक वालों को डायरेक्शन दिया जाएगा कि उन्हें एक सर्टेन अमाउंट के लिए इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो सोचो अब क्या होगा कि अब कॉमर्शियल बैंक वालों को लार्ज अमाउंट इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में खर्च करना पड़ेगा। तो जो पैसा पहले वो लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो पैसे से उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा कि जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो फंड का पैसा, जो फंड वाला अमाउंट है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, और अब कॉमर्शियल बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान होता है कि जब भी देखते हैं मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है तो मेरा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देता है, और कॉमर्शियल बैंक वालों को ये डायरेक्शन दी जाता है कि इतने अमाउंट के लिए उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना मस्ट है। अगर कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो उनके पास फंड कम हो जाएगा और वो लोन भी डिस्ट्रीब्यूट अब कम कर पाएंगे। तो इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रेशियो। इसके बारे में बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो नहीं LRR। बच्चों जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोन का पैसा कहाँ से आता है, उनके पास डिपॉजिट से, पब्लिक से जो पैसा डिपॉजिट के रूप में आता है उसी से वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सोचिए जितना पैसा डिपॉजिट के रूप में आता है वो सारा अमाउंट लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते,
बल्कि उन्हें अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये लीगल रिजर्व रेशियो में दो टाइप के रेशियो आते हैं, इसे देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे एग्जाम में बहुत आता है। लीगल रिजर्व रेशियो में दो टाइप के रेशियो बनते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CRR, और दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR। देखना सबसे पहले CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो बच्चों हर एक कॉमर्शियल बैंक वालों को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट, एक सर्टेन प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, और जितना अमाउंट उनको सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना होता है उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो हर एक कॉमर्शियल बैंक वालों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट, एक सर्टेन रेशियो, एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हम एक कॉमर्शियल बैंक हैं और हमारे पास डिपॉजिट के रूप में पैसा कितना आया है 100 रुपीज, और सपोज करिए कि प्रेजेंट टाइम में CRR की रेट चल रही है 10% की। CRR रेट कितना 10%, यानी डिपॉजिट का 10% मुझे सेंट्रल बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो 100 रुपीज का 10% यानी 10 रुपीज हमको सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। बाकी बच्चे 90 रुपीज, इस 90 रुपीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो 10 रुपीज हमको सेंट्रल बैंक जमा करना पड़ रहा है जो कि CRR होगा, अब बच्चा वो 90 रुपीज हम लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो मानो अब सेंट्रल बैंक देख रहा है कि क्रेडिट प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सोचिए हमारा ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने CRR के रेट को इंक्रीज कर देगा, CRR के रेट को बढ़ा देगा। तो मानिए CRR जो पहले 10% का था, तो अब वो क्या करता है, CRR के रेट बढ़ाकर कर देता है 20%। तो इससे क्या होगा कि अब अगर 100 रुपीज का डिपॉजिट हो रहा है तो कॉमर्शियल बैंक वालों को 20% यानी 20 रुपीज कैश रिजर्व के रूप में रोकना पड़ेगा, और वो पैसा चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। बाकी बचेगा अब कितना, केवल 80 रुपीज। अब कितना पैसा बचेगा, 80 रुपीज। 20% अमाउंट CRR के रूप में रोक लिया गया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है, 80 रुपीज। तो अब वो केवल 80 रुपीज का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जहां पहले वो 90 का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो केवल 80 का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। तो आप देख सकते हो कि इससे क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया, कम हो गया ना। ऐसा कैसे हुआ कि हमने CRR के रेट को बढ़ा दिया। तो यार इतना बच्चों CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि हर एक कॉमर्शियल बैंक वालों को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसी प्रोपोर्शन अमाउंट को बोलते हैं CRR, जिसकी रेट हमारा सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, और ये रेट हमेशा बढ़ती घटती रहती है। तो जैसे हम ये देखेंगे कि हमको क्रेडिट प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो जिसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, CRR के रेट इंक्रीज कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं SLR। बच्चों ये SLR क्या होता है कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, और ये रेट भी हमारा सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि SLR की रेट कितनी होगी। तो अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक वालों को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, जिससे वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये अपने पास ऑलवेज फॉरएवर लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। और ऐसा करने का पर्पस क्या है, ताकि वो डिपॉजिटर को पेमेंट कर सके। सोचिए अगर सारा अमाउंट लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो डिपॉजिटर है तो वो पैसा मांगने आ गया, तो हम उसको पेमेंट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हमें अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास लिक्विड फॉर्म में हमेशा रखना पड़ता है, और ये इस प्रोपोर्शन अमाउंट को लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसे बोलते हैं SLR। यार इतना CRR और SLR में डिफरेंस क्या हुआ कि CRR का अमाउंट मुझे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता है, जबकि SLR का अमाउंट हर एक कॉमर्शियल बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखता है, जिससे वो लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसको अपने पास इन हैंड लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि वो डिपॉजिटर को पेमेंट कर सके। तो सोचना फिर से कि अगर मेरा सेंट्रल बैंक ये देख रहा है कि क्रेडिट प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे उसको कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा, SLR के रेट को भी बढ़ा देगा।
एसएलआर के रेट को भी वो बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि अब कॉमर्शियल बैंक वालों को ज्यादा अमाउंट अपने पास लिक्विड फॉर्म रखना पड़ेगा, एंड दे हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, जिससे वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कम करेंगे, हमारा क्रेडिट कंट्रोल होगा। तो करना क्या है, सीआरआर और एसएलआर दोनों के रेट को मुझे इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा मेन टॉपिक होता है। अब इसके बाद जो अदर टेक्निक्स आती हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें क्या रहा है, फर्स्ट थिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बच्चों ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है समझना, जब भी हम लोग किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला हमसे क्या मांगता है, सिक्योरिटी। बैंक हमसे क्या मांगता है, सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिल सकता, तो पहले आपको बैंक वालों को देना पड़ता सिक्योरिटी। और एक बात याद रखिए, जितने अमाउंट की आप बैंक को सिक्योरिटी दोगे, बैंक हमेशा लोन का अमाउंट उससे कम रखेगा। क्यों? क्योंकि बैंक कुछ ना कुछ मार्जिन लेकर चलता है। जैसे मानिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए बैंक को आपने बैंक को 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दिया, तो इस 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले में बैंक कभी पूरा 1 लाख का लोन आपको नहीं देगा, बल्कि बैंक जो लोन देगा आपको करीब 70 to 80,000 रुपीज का ही लोन आपको देगा, क्योंकि बैंक कुछ परसेंट मार्जिन लेकर चलता है। सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा मार्जिन परसेंटेज चल रहा है 20% का, मार्जिन चल रहा है 20% का। आपने बैंक को 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दिया, तो बैंक क्या कर रहा है, इसका 20% यानी 20,000 रुपीज मार्जिन लेके चल रहा है। तो आपको जो लोन मिल पाएगा वो केवल 80% यानी 80,000 का ही लोन आपको मिल पाएगा। 1 लाख की सिक्योरिटी पर लोन कितना मिलेगा आपको, 80,000 रुपीज का। अब सोचना कि अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि कॉमर्शियल बैंक लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, बहुत सिंपल है। वो क्या करेगा, इस मार्जिन परसेंटेज को बढ़ा देगा, ये मार्जिन परसेंटेज बढ़ा देगा। मान लो जो मार्जिन परसेंटेज पहले 20% का था, अब वो क्या करेगा, इसको मार्जिन करके उसको 30%। तो इससे क्या होगा कि अब अगर आप बैंक को 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी देते हो, तो उसका 30% यानी 30,000 रुपीज बैंक मार्जिन के रूप में रोक लेगा, और आपको जो लोन मिल पाएगा वो केवल 70,000 का ही लोन मिल पाएगा। तो लोन का अमाउंट तो पहले से घट गया ना, पहले आपको 80,000 लोन मिला था, आपको 70,000 के लोन मिल पा रहा आपको, तो इससे क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएशन डाउन हो गया। तो मार्जिन परसेंटेज को बढ़ाकर हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मोरल सुएशंस। ये मोरल सुएशंस क्या है कि समटाइम जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन से ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेलिटीज बढ़ा देते हैं। लोन देने में जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटी बढ़ा दी जाती है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि पब्लिक लोन लेने के लिए डिस्करेज हो, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको ये डायरेक्शन दी जाता है कि वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो करें। उनको ये फोर्स किया जाता है, उनको प्रेशर डाला जाता है कि सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग लोन दिया जाए, जो फॉर्मेलिटीज बताई गई उनको पूरी कराई जाए। और जब ऐसा होता है तो फिर लोन देने में प्रॉब्लम आती है, फिर लोन का अमाउंट भी लोन डिस्ट्रीब्यूट भी कम हो पाता है। तो जब सेंट्रल बैंक देखता है कि क्रेडिट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज और बढ़ा देता है, जिससे पब्लिक लोन लेने के लिए डिस्करेज होगी और लोन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो पाएगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। समटाइम बच्चों हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, जब वो देखता है क्रेडिट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कुछ सेक्टर को डिसाइड कर देता है कि इन सेक्टर वालों को लोन नहीं देना है, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना है कि नहीं देना, या कितने अमाउंट तक देना है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, इन चीज़ों को हम फिक्स कर देते हैं, और जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल में आता है। तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जहां पर आपने डायरेक्शन दे दिया कि पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना है कि नहीं देना, या कितने अमाउंट तक का लोन देना है, आप वो फिक्स कर देते हो। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ओके, होप सो आपको मेरे ये बातें समझ में आई। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, आप उसे क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। हाँ बच्चों,
अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। ये लास्ट टॉपिक है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। समझना है रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बहुत इजी है, तुरंत समझ आ जाएगा। रेपो रेट का मीन्स क्या होता है, तो मैंने इसकी मीनिंग दिया, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। बच्चों रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर कोई सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक वालों को लोन देता है। बच्चों नॉर्मल केस में कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आता है, सेंट्रल बैंक के पास से आता है। तो सेंट्रल बैंक जो लोन देता है कॉमर्शियल बैंक वालों को, उस तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। देखिए ये हमारा है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक वालों को, तो इस लोन के लिए कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पेड करेगा सेंट्रल बैंक को। इस लोन पर इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट कौन किसको देगा, कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देगा सेंट्रल बैंक को। तो जिस रेट से वो इंटरेस्ट देगा उसी रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। तो बच्चों रेपो रेट क्या हुआ, रेपो रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, जबकि वो कॉमर्शियल बैंक वालों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इसी इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब इसी का रिवर्स केस होता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है देखना, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक borrows money from the commercial bank in order to reduce the money supply in the country। बच्चों किसी एक्सेप्शनल केस में, किसी रेयर ऑफ द केस में, जबकि ऐसा हो जाता है कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, मनी की वैल्यू गिर जाती है और गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाए, मनी सप्लाई को घटाया जाए, कम किया जाए। तो इसके लिए हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक वालों से बोरोइंग करता है। कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, ये लोन कौन ले रहा है, सेंट्रल बैंक लोन लेता है, किससे, कॉमर्शियल बैंक वालों से। तो देखो क्या हो रहा है इस बार सेंट्रल बैंक बोरोइंग कर रहा है कॉमर्शियल बैंक से, यानी इस बार रिवर्स हो रहा, उल्टा हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक को। तो इसका मतलब अब इंटरेस्ट कौन किसको देगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देगा कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इस बार लोन लिया है कॉमर्शियल बैंक से, तो इस लोन के अमाउंट पर सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो बच्चों रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, वो रेट जिस रेट पर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पेड करता है कॉमर्शियल बैंक को। क्यों, क्योंकि हमने कॉमर्शियल बैंक वालों से बोरोइंग किया है, और ये बोरोइंग कब की जाती है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द कंट्री। ठीक है, तो जब भी मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक बोरोइंग करता है कॉमर्शियल बैंक से, और इस बोरोइंग पर उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसी को आप बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये थी मीनिंग हमारी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर बैंकिंग ये कंप्लीट हो जाता है। ये काफी बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और 100% एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता भी है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपको। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।